नमस्कार दोस्तों। मैं अमात्य देव आज आपसे मराठा प्रशासन पर चर्चा करने जा रहा हूं कि मराठों का जो साम्राज्य शिवाजी ने जो बनाया था वो पश्चिमी भारत के क्षेत्र में था। पश्चिमी भारत का वो क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आया, वो पूर्व के जो दक्कन के जो शासक थे, बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, अहमदनगर हो, वो उसी से कट के उनका प्रशासन बना था। अब साम्राज्य बना था और वो साम्राज्य में उन्होंने जो प्रशासनिक तंत्र बनाया, वो प्रशासनिक तंत्र भी जो था वो वही पूर्व के दक्कनी शासकों, दक्कन में जो प्रशासन तंत्र पहले से चले आ रहे थे, उसी प्रशासन तंत्र को इन्होंने अपनाया। और चूंकि इनका क्षेत्र कहीं न कहीं एनक्रोच मुगल शासन से भी होता था और उस समय का एक बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य भी था, तो उन्होंने कुछ तत्व कुछ तत्व मुगल प्रशासन से भी अपनाया। यानी कि अपने प्रशासन को बेहतर करने के लिए कुछ मुगलों के प्रशासन के तत्व को उन्होंने अपनाया और दक्षिण में चले आ रहे पहले से जो तंत्र थे उसको इन्होंने अपनाया। तो इसे इस रूप में समझते हैं। दक्कनी प्रशासन तंत्र और मुगल प्रशासन, ये दोनों तत्व मिलकर मराठा का प्रशासन तंत्र तैयार होता है। थोड़ा इसको हम एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक भारत की अगर बात करें, हमारा जो प्रशासन तंत्र है वो कैसे तैयार हुआ, वो किसका देन है? तो उसके बहुत सारे तत्व जो हैं, आप देखेंगे कि आजादी के पहले जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था वो तंत्र आज भी चल रहा है। संविधान की कई धाराएं, कई अनुच्छेद अभी भी यथोचित वहां से ले लिया गया। कई ऐसे अब कोड हैं, कई ऐसे कानून हैं जो मुगलों के समय से भी, सॉरी, अंग्रेजों के समय से अभी भी चल रहे। अभी हालांकि नए प्रधानमंत्री जो नया कैब अभी जो हमारा प्रशासन तंत्र, अभी वर्तमान प्रशासन तंत्र ने उसमें कई बदलाव की कोशिशें की है, लेकिन बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों के टाइम से चल रहे हैं और अंग्रेजों ने भी बहुत सारे कायदे कानून नियम वो मुगल का जो प्रशासन था वहां से उन्होंने उठाया था। क्योंकि आए वो यहाँ को जब व्यापार के लिए आए, फिर यहाँ शासक बने। वो शासक बनने पे पर उन्होंने क्या देखा कि अगर मान लिया जाए वो अपने हिसाब से, अपने सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर के हिसाब से अगर यहाँ कुछ नियम कानून लगाते हैं, यहाँ विद्रोह होता है और वो प्रशासन के लिए बड़ी समस्या थी। 1857 के बाद इन्होंने बहुत सारे सामाजिक बदलाव को बंद किया था और बहुत सारे नियम कानून जो थे, जो कि यहाँ मुगल के टाइम से चले आ रहे थे, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया था। तो ये एक परंपरा होती है कि शासन में मौलिक बदलाव बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता है और चूंकि शासक को शासन करना होता है, तो जो प्रोसेस जो इजी होता है
वो इजी प्रोसेस को कोई भी अपनाना चाहता है, चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, राजनैतिक नीति हो। तो बहुत मौलिक बदलाव की संभावनाएं आमतौर पे कम ही होती है। तो शिवाजी के का प्रशासन तंत्र भी इससे इतर नहीं था, इससे अलग नहीं था। उन्होंने भी बहुत बदलाव करने की कोशिश नहीं की। जो दक्कन का जो शासक, दक्कनी शासकों ने जो प्रशासन तंत्र स्थापित किया था वो रहने दिया, और मुगलों से कुछ तत्व को इन्होंने स्वीकारा, से भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके साथ ही एक नई बात उन्होंने सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में किया था कि पहले डिपेंडेंसी सेना के मामले में जमींदारों पे होते थे, तो चूंकि इनकी साम्राज्य स्थापित किया था और ये खुद एक तरह से जमींदार थे, तो इनके लिए क्या था कि अगर वो अपने कंपटीटर को अगर ये कमजोर नहीं करते तो शायद इनके शासक शासन का स्थायित्व नहीं रहता। तो इन्होंने कुछ उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए उन पे डिपेंडेंसी सेना के मामले में कम किया था शिवाजी ने। ये उस समय के राजनैतिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज थी। उस समय के अपने स्वयं के राजनीतिक विकास के से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो ये आवश्यक था उनके हिसाब से। इसको इन्होंने किया। अब आते हैं कि हम लोग केंद्रीय प्रशासन में। अब केंद्रीय प्रशासन की बात अगर हम करें तो यहां पर निरंकुश राजतंत्र था। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि ये केंद्रीय प्रशासन में निरंकुश राजतंत्र था। इसकी प्रकृति केंद्रीकृत थी। निरंकुश राजतंत्र का मतलब हुआ वैसा राजतंत्र जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, जो सबसे सर्वोच्च अवस्था हो। इसे आप समझ सकते हैं कि उस समय जब राजतंत्र की स्थिति थी, राजतंत्र था, और राजतंत्र में राजा की स्थिति क्या थी? सर्वोच्च थी। राजा की स्थिति सर्वोच्च थी, और राजा के लिए कहा गया था कि राजा कलस्य कारणम, राजा कलस्य करणम। राजा कलस्य करणम, राजा का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा का को खुशहाल एवं समृद्ध करना है। अर्थात राजा का जो मुख्य उद्देश्य है
वो अपने प्रजा को खुशहाल और समृद्ध करना। राजा की ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि केंद्रीयकृत राजतंत्र है, सर्वोच्च, उसकी स्थिति सर्वोच्चता की है और मोरली उसका दायित्व है, नैतिक रूप से उसका दायित्व है प्रजा का समृद्धि, प्रजा को खुशहाल रखना। अब बात होती है निरंकुश राजतंत्र। किसी भी काल में आप आए तो जो सर्वोच्च पद पर होते हैं, सत्ता अगर केंद्रीकृत है, तो सत्ता जब केंद्रीकृत होती है तो क्यों होती है, इसे समझना चाहिए। एक व्यक्ति का शासन है, कोई एक्स वाई जेड कोई राजा है, अगर वो डिसेंट्रलाइज कर देगा पावर को तो समाज उसके सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू हो सकता है और वो सत्ता से च्युत हो सकता है। इसीलिए उस समय के शासन के हिसाब से एक निरंकुश और सर्वोच्च राजा का होना आवश्यक था। अब आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझे, कई बार किसी राज्य विशेष के मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री पे आरोप लगता है कि वो क्या है, तानाशाह हैं, निरंकुश हैं। तो अगर क्रिटिसाइज करने के लिए ये शब्द तो अच्छा है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो भाई तानाशाह हो गया, फलां प्रधानमंत्री तानाशाह हो गया, फलां मुख्यमंत्री सारे पावर को अपने हाथ में रख रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनैतिक रूप से अगर सोचे इस बात पे कि अगर आप सच्चा एक शासक के रूप में वहां पे हैं, क्योंकि वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री वो भी शासक ही हैं, कहीं ना कहीं मेरे विचार से वो शासक हैं। अगर वो शासक हैं तो उनका शासन करना उनका मुख्य उद्देश्य होगा और शासन का एक मुख्य गुण क्या है, सत्ता को अपने हाथों में रखना। और जब सत्ता को अपने हाथों में रखना वो चाहेंगे तो सत्ता के जो भी केंद्र होंगे, जो भी उस सत्ता के तंत्र के जो जितने केंद्र होंगे, जितने बिंदु होंगे, तंत्र के जो जो महत्वपूर्ण स्थान होंगे, उस प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर वर्तमान प्रधानमंत्री, पूर्व के प्रधानमंत्री या वर्तमान किसी राज्य के मुख्यमंत्री या पूर्व के मुख्यमंत्री, सब कोई चाहेंगे कि वो पूरे संपूर्ण शासन तंत्र मेरे हाथ में हो। व्यवहारिक पक्ष यही है। और प्रधानमंत्री कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, हर व्यक्ति राजनैतिक रूप से वो अपने आप को पावरफुल बनाए रखना चाहेगा और वो व्यक्ति चाहेंगे कि हम ही सच्चे रूप से सत्ता के शीर्ष में बैठे रहे। तो स्वाभाविक तंत्र पे स्वाभाविक रूप से वो एक तरह से सत्ता के जो जो बिंदु होंगे, शासन के तंत्र के जो जो बिंदु होंगे, जिन जिन बिंदुओं के होंगे, उस पे वो अपने आदमी को बिठाएंगे ताकि वो कमांड कर सके। तो शिवाजी के काल में भी यही बात थी। वो और वो हाँ तो घोषित राजतंत्र था और घोषित राजतंत्र में राजा ही सर्वोच्च पद होता था। तो कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, शासन के सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर कोई शासन के प्रत्येक या सत्ता के प्रत्येक तंत्र पर जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट पद होगा वहां अपने आदमी को रखना चाहेंगे ताकि वो सहजता पूर्वक शासन कर सके, अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके
ये राजनैतिक रूप से उतना इतना ही बड़ा सच है ये वर्तमान संदर्भ में भी। अब आते हैं उस समय मंत्रिपरिषद था। अब आते हैं ये मंत्रिपरिषद, ये राजा के सहायता करते थे। ये राजा की सहायता करते थे। इन्हें अष्टप्रधान का नाम दिया जाता था। इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ये जो अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं कि कोई शिवाजी ने चलाया था। अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट था पहले से यहां पे था, और इसमें 8 मंत्री थे। सभी मंत्रियों का अलग अलग रोल था, लेकिन ये इस मंत्रिपरिषद का रोल आधुनिक मंत्रिपरिषद की तरह नहीं था। ये जैसे आधुनिक मंत्रिपरिषद में क्या होता है, कोई भी फैसला जाता है, उनकी सलाह को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे शिवाजी के टाइम में ये मंत्रिपरिषद के बातों को मानने को बाध्य नहीं थे, और ये शिवाजी की देन भी नहीं थी, बल्कि पहले से दक्कन की व्यवस्था, शासन व्यवस्था में ये पहले से उपस्थित था। और ये अष्टप्रधान का पद जो था शिवाजी के अधीन, ये पद ना तो अनुवांशिक था, इसका विशेषता यही था कि ये दक्कन के शासन व्यवस्था में पहले से था। पूर्व से था। दूसरा, अनुवांशिक नहीं था ये। ये ट्रांसफरेबल था, स्थानांतरित होता था, स्थानांतरित। राजा के प्रसाद पर्यंत ये बने रह सकते थे। इस पद पर बने रह सकते थे। प्रधान की ये विशेषता थी, इनका वेतन जो था सीधे राजकोष से जाता था। वेतन राजकोष से जाता था। इन्हें जागीर नहीं दी जाती थी, जैसे पहले के संदर्भ में था कि उनको शिवाजी के टाइम में इन्होंने जागीर देने की प्रथा को नहीं रखा कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको जागीर दे दिया गया, आप वहां टैक्स वसूलेंगे, टैक्स अपना वेतन रखेंगे फिर जाएंगे। इनको राजकोष से सीधे पेमेंट मिलता था।
मतलब आधुनिक व्यवस्था में जैसे सबको सैलरी जाती है, वैसे उस तरीके से इनकी सैलरी जाती थी राजकोष से। अब जागीर नहीं देने के पीछे एक कारण यही था कि जिस तरीके से शिवाजी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उस स्थिति में कहीं से भी ये उचित नहीं था कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खड़ा करे। अगर जागीर देते तो पूरी व्यवस्था उनकी होती, और पूरी जब व्यवस्था उन पे कब्जा बनाते, धीरे धीरे वो वहां पे मजबूत होते और ये प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हो सकते। शिवाजी ने बड़ा ख्याल से इसका सोचा कि भाई ये व्यवस्था अगर लगातार चली तो मेरे लिए भी कंपटीटर खड़े हो सकते हैं, अब भविष्य में मुश्किलें आ सकती है। इन्होंने जागीर में जागीर देने की प्रथा नहीं रखी, उनको वेतन देने की व्यवस्था रखी, वेतन सीधे राजकोष से जाता था। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये शिवाजी स्वयं प्रधानमंत्री थे, और इनका अष्टप्रधान में अगर शिवाजी के समय आ जाए तो शिवाजी स्वयं जो थे स्वयं प्रधानमंत्री थे। अब प्रशासन की बागडोर इन्हीं के हाथ में थी। जो अष्टप्रधान थे वो सचिव की तरह काम करते थे। शिवाजी अष्टप्रधान की तरह काम करते थे। समझने वाली बात है कि अभी जो मंत्री परिषद में होते हैं, मंत्री सर्वोच्च होते हैं, सचिव ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो वो ब्यूरोक्रेट यहां पर जो अष्टप्रधान थे वो ब्यूरोक्रेट ही थे, और ये विशुद्ध रूप से सलाहकार थे। विशुद्ध रूप से सलाहकार थे। विशुद्ध रूप से सलाहकार थे। इन सलाहों की मानने की वैधता बाध्यता शिवाजी के लिए नहीं थी। इनका काम शिवाजी के निर्देशों का पालन करना था एवं इनके संबंधित विभाग के कार्यों की निगरानी रखना था। इनका काम जो था संबंधित विभागों की कार्यों की समीक्षा, एक तरह से समझ ले, समीक्षा एवं निगरानी। अब आते हैं कि अष्टप्रधान में कौन कौन लोग थे। पहला पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री हुआ।
पेशवा का कार्य ये नागरिक और सैन्य मामले में सर्वोच्च पदाधिकारी था। दूसरा, मजूमदार ये लेखा परीक्षक थे। इनका राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा ये करते थे। या आमात्य इसको बोल दे। राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा। सर ये नौवत सेनापति सैन्य व्यवस्था को देखते थे। ये पूरे सरिये नौवत सेना को कहाँ डेपोट करना है, ट्रांसफर करना है, तैनाती, प्रशिक्षण, ये सारा व्यवस्था इनका था। सेना के प्रधान थे। चौथा, वाकया नवीश वाकया नवीश यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह, राजा का रोजनामचा, घरेलू मामले को देखता था। एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये देख रहे थे आज के वर्तमान समय में। गुप्तचर, राजा का रोजनामचा, सूचना प्रसारण मंत्रालय प्लस आईबी, सारा ये मिला हुआ था। सुमंत या दवीर ये विदेश मंत्री थे। छठा, पंत सचिव, चिटनिस या सुरूर नसीब नवीस। इनका राजा के पत्राचार का दायित्व।
पंडित राव ये धार्मिक मामलों को देखते थे। पंडित राव ये विद्वानों, धर्म स्थलों को के अनुदान, धार्मिक शुद्धता, यानी कि कोई व्यक्ति धर्म का पालन ठीक से कर रहा है कि नहीं, ये सब देखते थे। धर्म और अनुदान देना, जैसे धर्म स्थल है उस पर दान देना है, कोई मंदिर बन रहा है वहां दान देना है, इस तरीके की चीजों को वो देखते थे। कोई विद्वान है उनको अनुदान देना है, तो वो पंडित राव इस चीज को देखते थे। आठवां था न्यायाधीश, ये न्यायिक प्लस सैनिक एवं असैनिक दोनों मामलों में न्याय करते थे। अब आते हैं कि ये दोनों जो थे पंडित राव न्यायाधीश, ये किसी भी सैन्य अभियान में भाग नहीं लेते थे। सैन्य अभियानों में भाग नहीं लेते थे। क्योंकि एक तो माना जाता था कि पंडित राव में ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी, न्यायाधीश भी आमतौर पे पढ़े लिखे होंगे तो विद्वान होते थे, वो भी ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे। ये दोनों जो थे इनको सैन्य अभियानों से अलग रखा गया था कि क्योंकि ये लड़ाकू वर्ग से आते नहीं थे और इसलिए इनका प्रशिक्षण भी युद्ध के लिए संभवतः नहीं रहता होगा, तो इनको रोका गया कि भाई आप लोग सैन्य अभियान में भाग नहीं लेंगे। बाकी सब लोग सैन्य अभियान में, बाकी 6 जो हुए वो सैन्य अभियानों में भाग लेते थे। तो इस प्रकार इनका केंद्रीय प्रशासन चलता था और शिवाजी को के लिए भी था। शिवाजी भी पौरोहित्य और अकाउंटेंसी, लेखा जोखा पे उनको बहुत ज्यादा पकड़ था नहीं, ज्यादा हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन विषयों पे उनकी जानकारियां कम रही होगी, तो ये इस कार्यों में दखल भी नहीं देते थे। तो मोटा मोटी पौरोहित्य और शिवाजी पौरोहित्य प्लस लेखा, इन दोनों में कम जानकारी के कारण दखल नहीं देते थे। इस प्रकार इनका केंद्रीय प्रशासन चल रहा था। थैंक यू, धन्यवाद।